हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी क्लास को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयारी अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, हम लोग के पास अब अधिक समय नहीं है, तो इसलिए हम लोग को तैयारी अच्छे से करना है और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करिएगा। क्वेश्चन को रिपीट करते रहिएगा, तैयार करते रहिएगा। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए तो आज की पहली क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। रंगों की सही पहचान ना कर पाने के दोष को हम क्या कहते हैं, बताइए। रंगों की सही पहचान ना कर पाने के दोष को हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं, या वर्णांधता कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो रंगों की पहचान ना कर पाने को हम क्या कहते हैं? इसे हम वर्णांधता कहते हैं। ऑप्शन सी। इसे कलर ब्लाइंडनेस भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसे कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। जैसे समान रूप से कोई हम रंग पहचानने में असमानता होती है, उसे वर्णांधता कहते हैं। और इसमें अक्सर लाल, पीले, हरे, नीले कलर में हमको मतलब कलर कन्फ्यूज़न रहता है। ठीक है, लाल, हरा, नीला और पीले कलर में हमको परेशानी होती है इस कलर को पहचानने में। ठीक है, असमानता होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्णांधता ही कहते हैं। इसे कलर ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। तो चलिए, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से कहते हैं। तो मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं, फिशर कहते हैं, मेनेंडीज कहते हैं। ये है दिया मेनेंडीज। ठीक है, क्या कहते हैं? मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं, फिशर कहते हैं, मेनेंडीज कहते हैं, या मिलिन कहते हैं, माइलिन कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं? मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? मेनेंडीज। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मेनेंडीज। और आप लोग एक भी जान लीजिएगा कि मेनेंडीज होता क्या है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारा मेनेंडीज होता है। ठीक है, क्या करने के लिए? एक बार फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, सुनिएगा। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को, ठीक है, स्पाइनल कार्ड जिसे बोलते हैं, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेनेंडीज होता है। और ये 3 झिल्लियों से बना होता है। तो उन 3 झिल्लियों का, ये कितने झिल्लियों से बना? देखिए लिखा है ना, 3 झिल्लियों से। तो इन 3 झिल्लियों का क्या नाम है? पहले का नाम है ड्यूरामीटर। ठीक है, पहले का नाम क्या है? ड्यूरामीटर। दूसरे का नाम क्या है? एरेक्नॉइड मीटर। और तीसरे का नाम है पियामीटर। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रही हूँ। ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड मीटर और पियामीटर। ये मीटर नहीं है, मेटर है। ठीक है, नॉट मीटर, मेटर। ठीक है, मेटर। तो हमारा मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों का नाम ड्यूरामीटर, ये सबसे ऊपर का भाग होता है। एरेक्नाइड मीटर मिडिल का भाग होता है, मध्य का भाग होता है। ड्यूरामीटर और पियामीटर के बीच का भाग होता है। और तीसरा होता है पियामीटर, ये सबसे आंतरिक भाग होता है, जो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से सटा होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो समझ में आया ना मेनेंडीज क्या होता है? तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से मेनेंडीज कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन हमारा क्या है? एक प्रकार की तंत्रिका है। तंत्रिका कोशिकाओं में पाया जाने वाला द्रव्य पदार्थ है। यह सूत्र सहित तंत्रिका कोशिका है, या पतले धागों का एक जाल है। तो हमारा न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन क्या है? यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है। न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? एक जाल बोलते हैं ना, पतले धागों का जाल नहीं होगा ना। न्यूरॉन सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका होती है। न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिका का मूलभूत इकाई बोलते हैं। ठीक है, न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं का मूलभूत इकाई बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो ये क्या हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये क्या है? एक मूलभूत इकाई होती है। मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिकाओं का मूलभूत इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? हम जब श्वसन करते हैं, उसकी संपूर्ण क्रिया में हमें कितना समय लगता है, ये पूछा जा रहा है। मतलब पूरी क्रिया होने में श्वसन का जो होता है, श्वास लेना, छोड़ना, ये करना, तो उसमें कितना हमें समय लगता है? 2 मिनट का समय लगता है,
1 मिनट का, 2 सेकंड का या 4 सेकंड का। तो श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? तो श्वसन की क्रिया संपूर्ण होने में लगभग हमें 4 सेकंड का पूरा समय लगता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियाँ, 1 मिनट स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा, वक्ष होगा ना, वक्ष की गतियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो एक ऐसे विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रश्वसन कहते हैं, निश्वसन कहते हैं, प्रशोधित श्वसन कहते हैं, या स्वास्थ्य श्वसन कहते हैं। तो जिसमें हमारे वक्ष की गतियाँ, ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाए। वक्ष मतलब क्या होता है? वही फेफड़े ना, फेफड़े गतियाँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रशोधित श्वसन कहते हैं। अब प्रशोधित श्वसन क्या होता है? ऑप्शन सी हमारा होगा करेक्ट आंसर। प्रशोधित श्वसन को क्या कहते हैं? हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें सांस बहुत अधिक और बहुत तेज़ी से हमारा चलने लगता है, उसे क्या कहते हैं? हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। इसे हम हिंदी में प्रशोधित श्वसन भी कहते हैं, आप लोग इंग्लिश में याद रखिएगा हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, ऑप्शन सी होगा ना, हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं ना, जिसमें श्वास बहुत अधिक और बहुत तेज़ी से हमारा चलने लगता है, उसे हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? बताइए। रुधिर की शुद्धि, 1 मिनट स्टूडेंट, नेट ऑफ कर दूँ। चलिए देखिए, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? पाचन तंत्र में होती है, फुफ्फुस में होती है, श्वास प्रणाली में होती है, या हृदय में होती है? तो हमारे रुधिर की शुद्धि के फुफ्फुस को ही क्या कहते हैं? फेफड़ा ही कहते हैं ना, फुफ्फुस को ही, 1 मिनट, फुफ्फुस को ही क्या कहते हैं? फेफड़ा या लंग्स कहते हैं ना, फेफड़ा, लंग्स। ठीक है, इंग्लिश में लंग्स बोलते हैं ना, तो आप लोग याद रखिएगा, फेफड़ा या लंग्स कहते हैं फुफ्फुस को। तो रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? तो रुधिर की शुद्धि हमारी किस अंग में होती है? फुफ्फुस या फेफड़े में या लंग्स में होती है। ठीक है, वहीं पे हमारे रक्त की शुद्धि होती है ना। चलिए, पाचन तंत्र में क्या होता है? हमारा भोजन का पाचन होता है। ठीक है, श्वास प्रणाली में हम क्या कहते हैं? जिससे हम श्वास लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्वेत रक्त कणिकाएँ किस प्रकार की होती हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएँ किस प्रकार की होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएँ किसे कहते हैं? WBC कहते हैं। 1 मिनट स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, तो श्वेत रक्त कणिकाएँ किस प्रकार की होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएँ को हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि श्वेत रक्त कणिकाएँ को हम क्या बोलते हैं? WBC बोलते हैं। ठीक है, WBC बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं को। WBC का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। और ये किस, मतलब कि इसके श्वेत रक्त कणिकाएँ किस प्रकार की होती है? इसकी आकृति और आकार को पूछा गया है, तो गोल होती हैं, चपटी होती हैं, अनियमित आकृति की होती हैं, बेलनाकार होती हैं। तो हमारी वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं अनियमित आकृति की होती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। किस आकृति की होती हैं? अनियमित आकृति की होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मूत्राशय में लगभग कितना मिलीमूत्र एकत्र होता है? ठीक है, बताइए, मूत्राशय में लगभग कितना मिलीमूत्र एकत्रित होता है? 200 से 250 मिलीमूत्र होता है, 400 से 500 मिलीमूत्र होता है, या 500 से 1000 मिलीमूत्र एकत्रित होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो मूत्राशय हमारा कितना मिलीमूत्र एकत्रित होता है? तो हमारा मूत्राशय में 200 से 250 मिली जब मूत्र हमारा एकत्रित हो जाता है तो हमें यूरिन फील होता है कि हमें यूरिन आई है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग क्वेश्चन? 200 से 250 मिली जब हमारे, मतलब कि जैसे वो गॉल ब्लैडर बोलते हैं ना, एकत्रित हो जाता है यूरिन, तो हमें फील होता है कि हमें वॉशरूम जाना है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 200 से 250 मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह अंग जो रक्त में अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, वह अंग जिससे रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? श्वसन अंग कहते हैं, या उत्सर्जी अंग कहते हैं, या पाचन तंत्र कहते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो पाचन तंत्र तो कहते भी नहीं है, श्वसन भी नहीं कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने को, वेस्टेज को शरीर से बाहर निकालने को क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर का जो वेस्ट होता है उसे बाहर निकालने को क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। और ये उत्सर्जी अंग क्या होता है? एक जैविक प्रक्रिया होती है। उत्सर्जी अंग क्या होता है?
ये एक जैविक प्रक्रिया होती है, आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये एक जैविक प्रक्रिया होती है। चलिए, ठीक है। और उत्सर्जन हमारा कैसे निकलता है? स्वेट के माध्यम से निकलता है, यूरिन के माध्यम से निकलता है, मल के माध्यम से निकलता है, ठीक है, और श्वसन के भी माध्यम से हमारा वेस्टेज निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मसाले में विटामिन डी व कैरोटीन की प्राप्ति होती है? बताइए, किस मसाले से हमें विटामिन डी व कैरोटीन की प्राप्ति होती है? तो हल्दी से होती है, हरी मिर्च से होती है, जीरा से होती है, सौंफ में होती है। तो किस मसाले में हमें विटामिन डी और कैरोटीन मिलता है, आप ये बताइए। तो हल्दी क्या होती है? एंटीबैक्टीरियल होती है ना, ठीक है। जब हमें चोट लगती है, ये लिखना तो सब कहता है ना गर्म दूध में हल्दी डाल के दे दो, कर दो, तो ये क्या होती है? एंटीबैक्टीरियल होती है। जीरा में होगा नहीं तो हमारा क्या होता है? हरी मिर्च में होता है। हरी मिर्च में विटामिन डी और कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है, तो हमारा जो सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? अफीम होता है, कोकीन होता है, मदिरा होता है, या तंबाकू होता है? तो सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ जो सबसे अधिक तेज इफेक्ट दिखाता है तो क्या होता है? मदिरा होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ कौन सा होता है? मदिरा होता है, ठीक है। ये हमारे ब्रेन में जाके ब्रेन को इफेक्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मदिरा के बाद हमारा क्या आता है? अफीम आता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। मदिरा ये जो है हमारा सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धान के कुट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, तो हमारे धान जो होता है, जब धान की कुटाई होती है तो पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। धान मतलब कुटता है ना, तो जिससे कि अब आजकल बहुत सी मशीनें आ रही हैं जिससे कि चावल एकदम क्लीन साफ़ हो जाता है ना, तो उसमें का जो ऊपर का परत भी रहते हैं वो भी निकल जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें विटामिन बी सब मिलता है ना, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो धान के कुट जाने से कौन सा पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है? प्रोटीन वसा नष्ट हो जाता है, या कैल्शियम फॉस्फेट नष्ट हो जाता है, या थायमिन निकोटिनिक एसिड नष्ट हो जाता है, विटामिन ए तथा राइबोफ्लेविन नष्ट हो जाता है। तो धान के कुट जाने से हमारा B1 पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है, जिससे जो धान के छिलके में होता है ना, धान के चोकर में, तो वो सब हमारा पूरा नष्ट हो जाता है। तो थायमिन व निकोटिनिक एसिड, ठीक है, हमारा क्या होता है? नष्ट हो जाता है। थायमिन क्या होता है? थायमिन B1 होता है। B1 से हमें क्या कौन से रोग हो जाता है? बेरी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और विटामिन ए से क्या होता है और राइबोफ्लेविन से क्या होता है? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। और हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं हैं जो पूरी हो जाती हैं, इसमें सौंदर्य में वृद्धि होती है। तो हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि इससे हमें स्वाद मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, ये भी ठीक ही है। इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं हैं जो पूरी हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी सबसे अप्रोप्रिएट ये भी है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, जो हम संतुलित आहार लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन ये स्वादिष्ट होता है ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो स्वादिष्ट लोगों को क्या लगता है? पिज्ज़ा लगता है, बर्गर लगता है ना, फ्रेंच फ्राइज, ये सब आजकल के लोगों को, चिली पनीर वगैरह, ये सब स्वादिष्ट लगता है। तो संतुलित आहार लोगों को अच्छा कहाँ लगता है? हरा खाना, फल फ्रूट्स खाना लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना। आजकल के जनरेशन में तो लोगों को पिज्ज़ा बर्गर सब कुछ चाहिए होता है। तो जहाँ तक ये भी ठीक है, लेकिन हमारा अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, जो संतुलित आहार रहते हैं, ठीक है। ये सौंदर्य वृद्धि करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, तो शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन प्रदान करता है? प्रोटीन करता है, वसा करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है, या खनिज लवण? तो खनिज लवण से हमें तो ऊर्जा मिलती नहीं है, ठीक है। प्रोटीन से हमें कितना कैलोरी मिलता है? 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और वसा से हमें कितना मिलता है? 9.1, ये आप लोग याद रखिएगा, 9.1 मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट से भी हमें कितना मिलता है? 4.1 मिलता है, कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा?
तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो तुरंत अगर हम कभी चिलचिलाती धूप में या कहीं से हम लोग बाहर से आते हैं गर्मी में तो ग्लूकॉन डी पी लेते हैं तो हमें तुरंत एनर्जी मिल जाती है ना। तो वो ग्लूकॉन डी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जिससे हमें कि तुरंत एनर्जी मिलती है। ठीक है, समझ गए आप लोग। और ये आप लोग याद रखिएगा कि प्रोटीन से हमें कितना ऊर्जा मिलता है, 4.1 मिलता है, वसा से 9.1 मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से भी 4.1 मिलता है, और खनिज लवण या जल से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, और जल से हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती है, 0 कैलोरी। अभी क्वेश्चन में ये आया हुआ है कि जल में हमें कितनी कैलोरी मिलती है, जल से हमें कितनी कैलोरी मिलती है, तो 0 कैलोरी। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रस में कौन सा लवण पाया जाता है ना, लाल रस में कौन सा किण्वन पाया जाता है, सॉरी, लाल रस में कौन सा किण्वन। वन सेकेंड स्टूडेंट, किण्वन ना, लाल रस में कौन सा, 1 मिनट लिख दे रहे हैं। लाल रस में कौन सा किण्वन पाया जाता है, तो रेनिन पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है, टायनिन पाया जाता है, या स्टार्च पाया जाता है। तो रेनिन क्या होता है, दूध को पचाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, रेनिन होती है। आप लोग याद रखिएगा, ये दूध को पचाने वाली प्रोटीन है। ठीक है, पेप्सिन क्या है, आपको हम बताए थे, याद रखिएगा कि पेप्सिन जिसमें ईन आए वो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, पेप्सिन क्या है, जो प्रोटीन का पाचन करता है उसे पेप्सिन कहते हैं। स्टार्च क्या है, जो हमें अनाजों से सब मिलता है। ठीक है, उसे स्टार्च कहते हैं। टायलिन क्या है, टायलिन ही हमारा जो होता है लार में पाए जाने वाला किण्वन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल द्वार तक के मार्गों को क्या कहते हैं। जैसे हमारा, 1 सेकेंड स्टूडेंट, जैसे मुंह से हमारा ना स्टार्ट होता है, स्टार्ट होके मुंह से हम स्टार्ट करते हैं भोजन करना, मुंह से लेके मल द्वार तक को हम क्या कहते हैं, बताइए। मुंह से लेके मल द्वार तक, हमारे से मुंह से लेके मल द्वार तक के मार्ग को हम क्या कहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। और सबसे पहले पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो सबसे पहले पाचन हमारा मुंह से स्टार्ट होता है। टाइलिन नामक जो एंजाइम होती है वहीं से हमारा, टाइलिन लार में पाई जाती है, वहीं से हमारा च्यू करते हैं भोजन को, वहीं से हमारा पाचन स्टार्ट होता है और मल द्वार तक जाता है। फिर वेस्टेज जो होते हैं हमारे सारे निकल जाते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, आहार नाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन देखिए। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, शरीर में लगभग मांसपेशियाँ होती हैं, तो हमारे शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियाँ होती हैं, ये पूछ रहा है। 100 से 200 तक होती हैं, या 50 से 100 तक होती हैं, 200 से 300 तक होती हैं, या 500 से 600 तक होती है। तो हमारे शरीर में मांसपेशियाँ कितनी होती हैं, तो 600 मांसपेशियाँ हमारे शरीर में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 600 केवल नहीं दिया है, तो हमारा 500 से 600 तक होती हैं। ये हमारे शरीर को आघातों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। जो मांसपेशियाँ होती हैं, मसल्स होती हैं ना, इनसे हम बचे रहते हैं। हमारी हड्डियों को क्षति नहीं पहुंचती। मांसपेशियाँ ही है ना जो कवर करके रखती हैं हड्डियों को, तो हमें हर क्षति से सबसे बचाती हैं, करती हैं। तो हमारी मांसपेशियाँ तो कितनी होती हैं, 500 से 600 तक हमारे शरीर में लगभग मांसपेशियाँ होती हैं। आप लोग ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा, डी इज़ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेशी के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे होते हैं। जो पेशियाँ होती हैं उसके सिरे अस्थियों से, मतलब अस्थि मतलब हड्डी, बोन से किसके द्वारा बंधे होते हैं। तो किसके द्वारा बंधे होते हैं, अस्थि मतलब बोन्स होता है ना, बोन्स किसके द्वारा बंधे होते हैं, संधियों द्वारा बंधे होते हैं, ऊतक द्वारा बंधे होते हैं, कोशिकाओं द्वारा बंधे होते हैं, या कंडराओं द्वारा बंधे। तो पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे होते हैं, तो कंडराओं के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। किसके द्वारा, आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है कि पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे होते हैं, तो कंडराओं के द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, आपको बताना है। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो 8 होती हैं, 14 होती हैं, 20 होती हैं, या 22 होती हैं। तो हमारे खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, 22 होती हैं। पूछा है खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं, जो हमारा ये पूरा खोपड़ी, इसमें चेहरा वगैरह सब आ जा रहा है ना,
तो कितनी अस्थियाँ होती हैं? 22 होती हैं, जिसमें से 1 सेकेंड, जिसमें से 14 जो होता है चेहरे में होता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, 14 चेहरे में होता है और 8 कितने होते हैं? 8 होता है कपाल में। 1 सेकेंड स्टूडेंट, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ इरेज करके, ठीक है। देखिए 14 जो होता है चेहरे में होता है, ठीक है, और 8 जो होता है वो क्या होता है? कपाल में। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। तो इन 14 और 8 को मिला के हमारा 22 होता है ना। तो खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं? 22 पाई जाती हैं। और सिर्फ आपको बोले कपाल में कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। और ऑप्शन में 22 और 8 दोनों दिया रहता है, ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूजन मत रहिएगा। अगर खोपड़ी पूछेगा तो आप लोग कितने बताएं? खोपड़ी में कुल 22 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें से चेहरे को भी ले लिया जाता है। और सिर्फ कपाल पूछेगा तो कपाल में 8 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें से फ्रंटल होता है, टेम्पोरल होता है, ऑक्सीपिटल होता है, एथमाइड होता है, स्पिनाइड होता है, ठीक है। इसके बारे में जो 8 कपाल की 8 हड्डियाँ हैं उसके बारे में हम क्वेश्चन आप लोग को लेके आएंगे और उसको करवा देंगे कि 8 हड्डियों में फ्रंटल में कितनी होती हैं, टेम्पोरल में कितनी होती हैं, ऑक्सीपिटल में कितनी होती हैं, एथमाइड और स्पिनाइड में कितनी होती हैं, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन ला के दे देंगे शॉर्ट में, ठीक है। शॉर्ट वीडियो डाल देंगे इसका, तो आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो और चेहरे में 14 हड्डियाँ होती है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर हो गया। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? 22 हड्डियाँ होती हैं, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। शरीर में अस्थियों की उपयोगिता है क्योंकि यह शरीर को आकृति तथा गति प्रदान करते हैं, शरीर के भीतर कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करते हैं, शरीर को दृढ़ता प्रदान करते हैं, उपयुक्त सभी। तो शरीर में अस्थियों की उपयोगिता क्या है? अस्थियों की उपयोगिता क्या है? बोन्स की हमारी क्या उपयोगिता है? तो शरीर को आकृति तथा गति प्रदान करता है, ठीक है, ये भी सही है। हमारे जो बोन्स होते हैं वही ना हमारे शरीर को आकृति प्रदान करती हैं, शरीर के भीतर कोमल अंगों की भी सुरक्षा करती हैं, ठीक है, सही है, ये भी सही है। शरीर को दृढ़ता प्रदान करती हैं, ठीक है, तभी ना शरीर हमारा खड़ा हो पाता है। उसी वजह से जब हमारे शरीर में अस्थियाँ ही नहीं होंगी तो हम खड़े कैसे हो पाएंगे, ठीक है, या उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो उपयुक्त सभी होगा। ये सारी जो होती हैं अस्थियों के कार्य होते हैं कि अस्थियाँ ऐसे करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो स्टूडेंट आज 20 क्वेश्चन ही थे। आप लोग को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और मैं जो कपाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं और चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं इसका शॉर्ट हम वीडियो डाल देंगे और आप लोग देख लीजिएगा और उसको नोट्स बना लीजिएगा। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और कमेंट भी करिएगा प्लीज़ आप लोग, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त को भेजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।